नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के इतिहास विषय के लिए अध्याय 3 बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज आपके लिए लेके आए हैं। संबंधित चैप्टर में हम लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के कालखंड के इतिहास को हम जानने वाले हैं। यदि हम भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग एक पुस्तक की बात करें तो उसमें जो प्रथम अध्याय है वो हड़प्पा सभ्यता को कवर करता है और आखिरी के 3 अध्याय जो है पाठ्य पुस्तक के अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 वो लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के 1000 कालखंड को कवर करते हैं। जैसा कि आप फ्लो चार्ट में भी देख पा रहे हैं कि हमने 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के कालखंड को अलग अलग ऐतिहासिक पहलुओं में विभाजित करने का प्रयास किया है, जिसमें राजनीतिक इतिहास है, आर्थिक इतिहास है। ये दोनों ही अध्याय जो राजनीतिक और आर्थिक, ये दोनों ही हमने अपने अध्याय 2 में कवर कर चुके हैं। यदि आपने अध्याय 2 नहीं देखा है या नहीं समझा है और आप इच्छुक है अध्याय 2 के बारे में जानने के लिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाइए और देखिए। साथ में हम जो हमारा चौथा पहलू है सांस्कृतिक एवं धार्मिक इतिहास, वो हम अध्याय 4 में हम कवर करने वाले हैं। लेकिन जो अध्याय जो सामाजिक पहलू जो हमें दिख रहा है वो हम अध्याय 3 में कवर करने वाले हैं कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के इतिहास के कालखंड में हमारा समाज कैसा था, हमारा समाज कितने भागों में बटा हुआ था, हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, अलग अलग जातियों की, अलग अलग वर्ण की स्थिति कैसी थी और विवाह के नियम क्या थे, परिवार कैसा दिखता था। इस पर हम बखूबी विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। लेकिन अध्याय शुरू करें उससे पहले हम एक चीज जानते हैं कि इस कालखंड के सामाजिक इतिहास के लिए इतिहासकार किन स्रोतों का प्रयोग करते हैं। अक्सर इतिहासकार सामाजिक इतिहास लेखन के लिए जो संबंधित कालखंड है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का कालखंड है, उस इतिहास की जानकारी के लिए सामाजिक ग्रंथों का प्रयोग करते हैं जो समाज के मानदंड तय किया करते थे। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान आज हमारे नियम कायदे कानून तय करा, लेकिन जब प्राचीन काल की अगर हम बात करते हैं, बहुत पुराने वक्त की, हजारों साल पुराने वक्त की बात करते हैं, तो संविधान जैसी अवधारणा नहीं थी। तब धार्मिक ग्रंथ, सामाजिक मानदंड से संबंधित साहित्य ही हमारे समाज के नियम कायदे कानून तय किया करते थे। तो इतिहासकार इन सामाजिक ग्रंथों की मदद से ही समाज का इतिहास लिखने का प्रयास करते हैं, जिसमें महाभारत है, जिसमें मनुस्मृति है, जिसमें धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र हैं, तो इत्यादि इत्यादि तमाम प्रकार के सामाजिक ग्रंथ हैं जिनसे सामाजिक इतिहास के बारे में जानकारी हमें मिलती है। अब हमें जानना है अपना अगला टॉपिक, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। तो साथियों, इस टॉपिक में है क्या, थोड़ा कठिन टॉपिक हमें ये लगता है, लेकिन उतना कठिन ये टॉपिक है नहीं। एक उदाहरण से हम समझते हैं कि यदि हमारे पास एक एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, ये हमारी मौलिक पुस्तक है। अब ये पुस्तक सोचिए कि अब ये दिल्ली में प्रकाशित होती है या फिर राजस्थान के किसी नगर में प्रकाशित होती है, गांव में कहीं भी एक प्रकाशित होती है। हम उदाहरण ले लेते हैं, दिल्ली में प्रकाशित होती है और दिल्ली से जाने के बाद ये उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में फैल जाती है। वहां के अलग अलग लेखक, टीचर्स इससे मुखातिब होते, मिलते हैं इस पुस्तक से, और ये पुस्तक की जो भाषा अपने हिसाब से देखते हैं वो अपने हिसाब से ढाल देते हैं। टॉपिक सारे वही होते हैं, उदाहरण कुछ नए नए समाहित कर लेते हैं, अपने जमीनी स्तर के उदाहरण ले लेते हैं और स्थानीय कथाओं का भी इस पुस्तक में समावेश कर देते हैं। तब आप देखिए कि शुरुआत में जो एनसीईआरटी की पुस्तक थी वो बाद में इसकी एनसीईआरटी पुस्तक की जो भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 की जो पुस्तक की अनेक प्रतियां प्रकाशित हो जाती है। अब बाद में अब हम देखते हैं कि भाई एनसीईआरटी की मौलिक पुस्तक कौन सी है, अब ये भी गायब। तो इतिहासकारों ने यही जानने के लिए कि जो महाभारत है, महाभारत की जो घटना हस्तिनापुर में घटित हुई थी और एक जगह कहीं लिखी गई थी, बाद में वो पूरे भारत में अलग अलग कालखंड में फैल जाती है और अलग अलग लोग अपने अपने मन के हिसाब से, अपने अपने स्थानीय संस्कृति के हिसाब से उस महाभारत की मौलिक कथा में
अन्य कथा को समाहित कर देते हैं। अब इतिहासकारों के लिए समस्या थी क्योंकि उन्हें सामाजिक इतिहास लिखना है। तो 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वीएस सुक्थांकर जी के नेतृत्व में एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य यह था कि जो अलग अलग क्षेत्रों में पूरे भारत में जो महाभारत की प्रतियां हैं उसको हम समझ पाएं और साथ साथ में उसका अध्ययन कर पाएं और हम एक मूल प्रति हम तैयार कर पाएं। इस परियोजना में 47 वर्षों का या 47 इयर्स का समय लगा, जिसमें 13,000 पन्नों के अलग अलग खंडों में महाभारत का प्रकाशन हुआ, कथा का प्रकाशन हुआ। इस संस्करण में विद्वानों ने अब ये जो 13,000 पन्नों की जो किताब बनी महाभारत की, तो इसमें कौन सी श्लोक लिए गए थे, ये कौन सी लाइन या पंक्ति ली गई थी। तो इस संस्करण में विद्वानों ने उन श्लोकों का चयन किया जो सभी भाषाओं की पांडुलिपियों में पाए गए थे, जो कॉमन थे सभी भाषाओं की। अब जो सिर्फ और सिर्फ तमिल में पाए गए, संस्कृत में नहीं पाए गए, तो तमिल को छोड़ दिया। उदाहरण के लिए तमिल और मराठा और अपने पंजाबी भाषा में हमें पाए गए, तो उनको हमने बोला कि भाई ये तीनों है, तमिल में नहीं पाए गए, इसे साइड कर दिया। तो ये तीनों मूल संस्करण से जुड़े हुए लगते हैं। और जो पूरी महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण की जो परियोजना थी, इसमें दो बातें उभर के आई कि संस्कृत के पाठों में जो संस्कृत भाषा में पाठ लिखे गए थे, श्लोक लिखे गए थे, पूरे भारत में कहीं भी पाए गए हों, उसमें बहुत हद तक समानता थी। और साथ साथ में जो दूसरा पहलू समझ में आया संस्करण के परियोजना के अंतर्गत, वो समझ में आया कि जो कुछ शताब्दियों के दौरान महाभारत की जो प्रतियां थी वो अलग अलग खंडों में अलग अलग क्षेत्रों में गई थी, उसने क्षेत्रीय घटनाओं को भी इसमें समाहित कर लिया। तो ये था हमारा महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, कि इसका क्रिटिकल एक संस्करण तैयार किया गया, थोड़ी आलोचना वगैरह सब की गई और हमारे एक मूल प्रवृत्ति हमारी महाभारत तैयार की। अब हम चलते अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है बंधुता एवं विवाह, जिसके अंदर काफी सारे टॉपिक है, जिसमें हम अपने परिवार को समझने वाले हैं, विवाह की प्रकृति को समझने वाले हैं कि विवाह किस प्रकार से किए जाते थे, किस प्रकार से नहीं किए जाते थे। तो साथियों, जब भी हम समाज की बात करते, किसी भी कालखंड की बात करें, किसी भी स्थान की बात कर रहे हैं, अगर आप सामाजिक इतिहास को जानना चाहते हैं, समाज के विभिन्न पहलुओं को जानना चाहते हैं, तो ये बहुत आवश्यक होता है कि आप परिवार के बारे में अवश्य जानें कि परिवार है क्या। क्योंकि जो परिवार है, जैसे कि अगर आप पूरा मकान देखेंगे, मकान में ईंट होती है, जो ईंट वो उसकी एक मौलिक इकाई होती है, ईंट से मिल के दीवारें से पूरा मकान बनता है। तो उसी प्रकार से परिवार से अलग अनेकों परिवार से हमारा पूरा समाज बनता है। अब वो गली मोहल्ले ग्राम शहरी वो अलग बात है, लेकिन हमारा समाज हमारा बन रहा है परिवार से। तो परिवार के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है। संस्कृत ग्रंथों में परिवार के लिए कुल शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक कुल मतलब कि जो परिवार का एक बड़ा स्वरूप हम बात करें तो बात करेंगे कुल शब्द। आपने अपने जीवन में देखा होगा कि आप कई बार सुनते हुए कि आप अच्छे कुल के व्यक्ति लग रहे हैं, आप बुरे कुल के हैं, आपका कुल के संस्कार अच्छे नहीं है। तो ये वही है परिवार के संस्कार, यानी कि बड़े परिवार के संस्कार, जिसमें हमारे दादा दादी परदादा सब समाहित हो जाते हैं। विभिन्न परिवारों में सदस्यों की संख्या, एक दूसरे से उनका रिश्ता, उनके क्रियाकलाप अलग अलग हो सकते हैं। मतलब विभिन्न परिवारों की बात करी है। हम एकल परिवार भी बात कर सकते हैं जहां पे माता पिता और बहू बेटे समाहित हों। हम मिश्रित परिवार की भी बात कर सकते हैं, जो जॉइंट फैमिली होती है जिसमें चाचा चाची दादा दादी सब एक साथ रहते हैं, वो मिश्रित परिवार होते हैं। तो अलग अलग परिवार के हिसाब से अलग अलग रिश्ते, उनके अलग अलग क्रियाकलाप अलग अलग प्रदर्शित होते हैं। परिवार के बारे में जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही हमारे समाज के ताने बाने को बुनता है। हम जो परिवार में सीखते हैं वही समाज में प्रक्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श, कि पितृवंशा है क्या और उसमें क्या सोचा जाता है कि पितृवंश ऐसी दिखे। आदर्श मतलब इसका सबसे सर्वश्रेष्ठ स्वरूप।
तो हम साथियों जानते हैं पितृवंश व्यवस्था है क्या। तो एक उदाहरण दिया गया है, यहां पर उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास किया है कि यदि हम महाभारत की मुख्य कथा को देखें तो हम पाते हैं कि ये दो बांधवों के दलों के बीच में एक युद्ध था। दो बांधव थे, बांधव मतलब भाई के दलों के बीच में एक युद्ध था। जो दो बांधव थे कौरव और पांडव, और युद्ध जो था, जो लड़ाई थी, संघर्ष था, वो भूमि और सत्ता के लिए था। और ये जो संघर्ष था, इसी का चित्रण पूरी महाभारत में हमें दिखलाई पड़ता है। दोनों ही दल कुरु वंश से संबंधित थे। यह संघर्ष एक युद्ध में परिणत हुआ जिसमें पांडव विजयी हुए, और विजयी होने के उपरांत पितृवंशिक व्यवस्था के अनुसार, पितृवंशिक उत्तराधिकारी के अनुसार, और जो पांडवों का सबसे बड़ा पुत्र था उनको राज सिंहासन दे दिया गया। अब हम समझते हैं कि पितृवंशिक व्यवस्था है क्या। पितृवंशिक व्यवस्था में पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्र उनके संसाधनों पर अधिकार जमा लेता है। कभी यदि पुत्र नहीं है तो उसके बड़े भाई को उसका उत्तराधिकारी मिल जाता, मतलब कि बेटी कहीं नहीं आ रही, माता कहीं नहीं आ रही। तो पितृवंशिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो अपने बड़े पुत्र को उसके सारे संसाधन, जमीन जायदाद इत्यादि सब मिल जाता है। और ये जो सत्ता का और अधिकारों का हस्तांतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है, एक पुरुष से दूसरे पुरुष में जाता है, यही है पितृवंशिक व्यवस्था। तो इसे कंफ्यूज मत होना। पितृ मतलब पिता याद रख लेना, वंश मतलब जो हमारा कुल जो चल रहा है। तो जो पिता जो कुल चला रहे हैं, पिता के नाम पर जो कुल चल रहा है, पिता से पुत्र, फिर वो पिता बन जाता है, फिर पुत्र। तो ये पितृवंशिक व्यवस्था मतलब जो पिता के आधार पर वंश व्यवस्था चलती है। तो बहुत इजी टॉपिक है, कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है विवाह के नियम। तो साथियों, जब हम बात कर रहे हैं परिवार की, जब हम बात कर रहे हैं पितृवंशिक व्यवस्था की, तो यह जरूरी हो जाता है कि विवाह के नियम क्या थे। क्योंकि जब दो युगल आपस में विवाह करते हैं, आपस में वैधानिकता के आधार पर शादी करते हैं, जब एक छत के नीचे रहते हैं, तब ही परिवार का निर्माण होता है। विवाह के नियम क्या थे यह जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसी से हमारा परिवार का निर्माण हो रहा है। हम शुरू करते हैं अपना औपचारिक विषय। जहां पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे, वहां इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरीके से देखा जाता था, सिर्फ विवाह के नजरिए से कि हमारे घर में अगर पुत्री है, बेटी है, तो उसका विवाह कर दे हम अच्छे तरीके से। इसमें भी नियम कायदे कानून थे, कौन से तरीकों से आप अपनी बेटी का विवाह करेंगे, तो उसमें भी नियम कायदे कानून थे। अच्छे तरीके से विवाह कर दे तो हम गंगा नहा लिए, ऐसा माना जाता था, और आज भी ऐसे ही माना जा रहा है कहीं ना कहीं, जो कि गलत है। पैतृक संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं होता था। पैतृक मतलब पिता के संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं होता था। किसका? पुत्री का। अपने गोत्र से बाहर विवाह कर देना ही अपेक्षित था, और विवाहिक की इस पद्धति को बहिर्विवाह कहते थे। मतलब कि पिता अपनी बेटी का विवाह गोत्र से बाहर कर दे, वही जरूरी था, और जो गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा थी वो बहिर्विवाह प्रथा थी। अब ये गोत्र क्या है वो हम देखेंगे अगले टॉपिक में, लेकिन इतना समझ ले, गोत्र से बाहर करने की जो विवाह करने की पद्धति थी उसे बहिर्विवाह पद्धति कहा जाता था। अब बात करते हैं द्वितीय नगरीय क्रांति के दौरान सांस्कृतिक मेल मिलाप, विवाह के नियमों को और कठोर बना दिया गया। क्योंकि द्वितीय नगरीय क्रांति आ गई, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति के लोग आ गए, अलग अलग जाति, अलग अलग वर्ण के लोग आपस में एक साथ रहने लगे, जनसंख्या बढ़ गई, तो विवाह के नियम को और कठोर बना दिया गया। ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिताएं तैयार की, नियम कायदे कानून तैयार किए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण था मनुस्मृति। मनुस्मृति की बात करें, धर्म सूत्रों, धर्म शास्त्रों की अगर हम बात करें, तो उसमें विवाह के 8 प्रकारों को बताया गया है, अपनी स्वीकृति दी गई है कि हम 8 प्रकार के विवाह को मानते हैं। उसमें जो 1, 2, 3, 4 प्रकार की विवाह थे वो उच्च श्रेणी की विवाह थे, और जो 5, 6, 7, 8 जो निम्न के, जो नीचे के 4 प्रकार की विवाह थे वो निम्न श्रेणी के विवाह थे। और जैसे कि स्रोत में अगर आप देखिए, अपने स्रोत 3 को यहाँ पे हमने प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। विवाह के 8 प्रकार मनुस्मृति के हिसाब से, तो पहला प्रकार ये है, चौथा प्रकार है
पांचवा प्रकार है, छठा प्रकार। पाठ्य पुस्तक निकालिए और देखिए इसमें किस प्रकार के विवाह के नियम बन रहे थे। अगर विस्तृत तौर पर जानना कि विवाह के 8 नियम कौन से थे तो आप गूगल कर सकते, समझ सकते, अपनी समझ विकसित कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है स्त्री का गोत्र। हमने पहले टॉपिक में जाना था कि गोत्र क्या है, जाना नहीं था, क्वेश्चन उभरा था कि गोत्र क्या है, और बेटी का अपने गोत्र से विवाह करना बहिर्विवाह पद्धति कहलाती थी। तो गोत्र भी हम यहां पे समझ रहे होंगे गोत्र क्या है। अब एक बात समझिए, एक ब्राह्मणीय पद्धति जो लगभग 600 ईसा पूर्व के बाद प्रचलन में आई थी वह थी गोत्र परंपरा। कौन सी परंपरा? गोत्र परंपरा। आपने सुना होगा जब आपस में परिवार के दो युवक बात कर रहे होते हैं या बड़े बुजुर्ग बात कर रहे होते हैं या फिर जो सांस्कृतिक लोग ज्यादा होते हैं वो पूछ लेते हैं अक्सर आपका गोत्र क्या है। मेरे को अपना गोत्र नहीं पता लेकिन वो पूछ लेते हैं, तो हम बोलते हैं हमारा तो मालूम ही नहीं हमें, तो बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। खैर इस चीज में नहीं पढ़ते, हम बात करते हैं कि जो 1000 ईसा पूर्व में एक व्यवस्था प्रचलन में आई थी वो गोत्र परंपरा थी। पर इस गोत्र परंपरा क्या है? प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य उस ऋषि के वंशज माने जाते थे, मतलब कि जो सबसे पुराने वैदिक ऋषि हैं हम सभी उसी के वंशज हैं। उदाहरण के लिए हमारे वैदिक ऋषि का नाम है ए। क्या नाम है? ए। और हमारे गोत्र का नाम भी क्या है? ए। तो हम मानेंगे कि जो हम किसके वंशज है? ए ऋषि के हम वंशज हैं। तो आपस में हम क्या हुआ, जो ए ऋषि के सारे वंशज हैं वो एक परिवार के एक बड़े कुल के सदस्य हुए। उसमें अपने पारिवारिक और खूनी रिश्ता एक तरीके से दिखाई देता है। इसीलिए ब्राह्मणीय प्रथा के अनुसार गोत्र के बाहर विवाह कर देना ही अपनी बेटी का कर्तव्य माना जाता था, क्योंकि अगर हम अपने गोत्र में विवाह करेंगे तो क्या हुआ, वो एक तरीके से अपने भाई बहन के बीच विवाह कर रहे हैं। तो यह था गोत्र व्यवस्था। तो गोत्र व्यवस्था के 2 महत्वपूर्ण नियम थे। एक था विवाह के पश्चात स्त्री पिता के स्थान पर पति का गोत्र स्वीकार करेगी। किसका गोत्र स्वीकार करेगी? अब सोचिए कि एक गोत्र है, उसमें एक पुत्री है, उसके बी गोत्र के व्यक्ति से शादी हो जाती है। अब उसमें समस्या आती है कि वो अपने पिता का गोत्र चलाएगी या अपने पति का गोत्र चलाएगी। तो वो ब्राह्मणीय गोत्र परंपरा के अनुसार वो अपने पति का गोत्र स्वीकार करेगी। और साथ में जो दूसरा नियम महत्वपूर्ण था, एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि वो खूनी रिश्ता एक तरीके से बतलाते हैं। लेकिन गोत्र व्यवस्था के नियम क्या हर जगह माने जाते थे? जैसे कि अगर हम बात करें, पिता का गोत्र छोड़ के पति का गोत्र अपना लिया, हर जगह माना जाता था? नहीं। सातवाहन शासकों की जो रानियां थी उसमें कई जो उनके गोत्र थे, गौतम और वशिष्ठ, वो उनके पिता के गोत्र थे बजाय कि उनके पति के गोत्र। तो ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं जिसमें गोत्र व्यवस्था के कुछ नियमों को नहीं माना जाता था। अब इससे हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि महिलाओं की स्थिति महत्वपूर्ण थी या माताओं की स्थिति महत्वपूर्ण थी। भले ही वो पिता का गोत्र स्वीकार कर रही थी, लेकिन संसाधनों पर, राज सिंहासन पर पुत्रों का ही अधिकार था, पतियों का ही अधिकार था। तो ये जो पितृवंशिक व्यवस्था के आधार पर चल रहे थे। अब हम चलते हैं अपना अगला टॉपिक। तो साथियों, अभी जो हमारा विषय है वो है सामाजिक विषमताएं वर्ण व्यवस्था के दायरे में उससे परे, कि जो हमारी समाज में आज जो विषमताएं, जो असमानताएं मौजूद हैं, वो उसको हम जानने का प्रयास कर रहे हैं वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत, और उससे हट के थोड़ा सा जानने का प्रयास कर रहे हैं। एक उचित जीविका की अगर हम बात करें, जो वर्ण व्यवस्था प्रारंभ करने का या शुरू करने के पीछे जो दर्शन था, जो सोच थी, वो ये थी कि यदि हमारा समाज कुछ भागों में बटा होगा जिसके प्रत्येक वर्ग को एक प्रकार के कार्य करने की इजाजत दी जाएगी, तो वो अपने ही कार्य को करेगा। जैसे कृषक है तो वो कृषि ही करेगा, जैसे कोई क्षत्रिय है, कोई सैनिक है तो वो युद्ध ही करेगा।
कोई पूजा पाठ कर रहा है तो वो पूजा पाठ ही करेगा, और जो कोई व्यापार कर रहा है तो व्यापार ही करेगा। इससे क्या है कि हमारे समाज में कंपटीशन नहीं आएगा, प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, हमारे समाज में एक अनुशासन बना रहेगा। तो इसी सोच को लेकर वर्ण व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। आज से 5000 साल पहले, लगभग 5000 साल पहले, और ऐतिहासिक तिथि के अनुसार बात करें 1700 ईसा पूर्व तक आते आते ऋग्वेद की संरचना की जाती है, या फिर हम कहें कि भारतीय इतिहास में 1700 ईसा पूर्व में ऋग्वेदिक काल की शुरुआत होती है। अब जो ऋग्वेदिक काल था उसमें हम ज्यादा विस्तृत तरीके से नहीं जाते, हम सिर्फ वर्ण व्यवस्था को समझेंगे। ऋग्वेदिक काल के जो ऐतिहासिक स्रोत है वो है हमारा 4 वेदों में से एक ऋग्वेद। और ऋग्वेद के जो अलग अलग पूरा श्लोक है ऋग्वेद के, उसमें 10वें मंडल में हमें एक मंत्र मिलता है, उस मंत्र का नाम है पुरुषुक्त। तो ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि जो हमारे समाज में 4 वर्ण हैं उनकी उत्पत्ति एक ब्रह्म पुरुष के शरीर के अलग अलग अंगों से हुई है। तो उसमें एक दैविक उत्पत्ति की बात करी है कि वर्ण व्यवस्था की जो उत्पत्ति है वो एक दैविक उत्पत्ति है और देवताओं द्वारा ये की गई है। जो देवता है उसके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांग से वैश्य, वैश्य मतलब व्यापारी, और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। और ये व्यवस्था की जो हम बात कर रहे हैं ये ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई व्यवस्था थी, और उन्हीं के हिसाब से कि हम मान सकते हैं कि हमारे 4 वर्णों की उत्पत्ति एक देवीय उत्पत्ति है। जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं हमारे 4 वर्ण यहाँ पे दिखाई गए हैं। एक ब्राह्मण वर्ण है और जो पूजा पाठ कर रहे हैं, एक क्षत्रिय वंश है जो अपना युद्ध कर रहे हैं, और एक वैश्य वर्ण है जो अपना गोपालन व्यापार वगैरह करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक शूद्र वर्ण है जो मजदूरी करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम अगले विषय पर चलें अपने इसी के, थोड़ा विस्तृत से जानते हैं कि प्रत्येक वर्ण के कुछ कार्य और कुछ दायित्व थे। इनका विस्तृत वर्णन हमारे धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र करते हैं, विशेषकर मनुस्मृति। और ये 4 वर्ण जो व्यवस्था है उसमें हम समझते हैं कि जिस प्रकार से हमारे मुख का कार्य वाणी देना है, ठीक उसी प्रकार से जो मुख से पैदा हुए हैं ब्राह्मण, उनका कार्य वेदों का अध्ययन करना, शिक्षा प्राप्त करना, यज्ञ करना, करवाना, दान देना और दान लेना है। यह हमारे ब्राह्मण वर्ण का कार्य हो गया। और आगे जिस प्रकार से हमारे भुजाओं का कार्य है, जैसे हम पर कोई आक्रमण कर रहा है तो हम क्या करते हैं, आक्रमण को रोकने का प्रयास करते हैं, या फिर हम अपना आक्रमण करते हैं, प्रतिरक्षा करते हैं और फिर आक्रमण भी करते हैं हम। तो उसी प्रकार से जो देवीय पुरुष के भुजाओं से जो क्षत्रिय वर्ण निकला है उसका कार्य हमारे समाज की रक्षा करना, युद्ध करना, न्याय करना, वेद पढ़ना और दान दक्षिणा देना था। जिस प्रकार से हमारी जांघें हमारे शरीर का पूरा भार उठाती है, तो उसी प्रकार से अगर हम समाज की बात करें, जो अर्थव्यवस्था होती है, रोजगार होता है, कृषि व्यापार, तो हमारे समाज का भी वो भार उठा रही है। तो उसी प्रकार से अपेक्षा की जाती है कि जो देवीय पुरुष से वैश्य, जो जांघित देवीय पुरुष के शरीर के अंग से वैश्य जो निकले हैं वो अर्थव्यवस्था में संलग्न रहेंगे, व्यापार करेंगे, गोपालन करेंगे, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा करते हुए समाज में अपनी भूमिका निभाएंगे। और अब हम बात करें अपने शरीर के पैरों की, तो हमारे पैर का कार्य क्या होता है। जो पैर होते हैं हमारे, वो हमारे पूरे शरीर को गतिमान करना होता है कि हमारा शरीर इधर से उधर गति कर सके। तो एक तरीके से सेवा टाइप कर रहा है हमारे पैर हमारे शरीर की। तो जो देवीय पुरुष के पैरों से शूद्र वर्ण निकला है, तो इस ब्राह्मणीय व्यवस्था के अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार, हमारे जो शूद्र वर्ण है उसका कार्य जो हमारे तीनों वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों वर्णों की सेवा करना था। यह एक जो व्यवस्था थी वो शुरुआत में योग्यता के आधार पर थी
कि यदि शूद्र व्यक्ति के पुत्र में योग्यता है ब्राह्मण बनने की तो वो ब्राह्मण बन सकता है। यदि क्षत्रिय वंश के पिता के पुत्र में योग्यता है, पुत्री में योग्यता है कि वो ब्राह्मण बनना चाहे तो वो ब्राह्मण बन सकता है। लेकिन आगे चलकर यह व्यवस्था जन्म के आधार पर बन गई कि कोई कितना भी अगर ब्राह्मण का पुत्र कितना भी अयोग्य क्यों ना हो लेकिन वो ब्राह्मण ही रहेगा। शूद्र का पुत्र कितना भी योग्य क्यों ना हो वो शूद्र ही रहेगा, वो ब्राह्मण नहीं बन सकता, क्षत्रिय नहीं बन सकता, वैश्य नहीं बन सकता। उसी प्रकार से मतलब कि हम एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकते थे। और यही आगे चलकर अधिकार विशेषाधिकारों का गुट बन गया जिसने हमारे समाज में असमानताएं पैदा करी सामाजिक अधिकारों के नाम पर, असमानताएं पैदा हुई राजनीतिक अधिकारों के नाम पर, धार्मिक संस्कृति के नाम पर, असमानता पैदा हुई संपत्ति के नाम पर। क्योंकि जो उक्त 3 वर्ण थे वो अलग अलग कार्य कर सकते थे लेकिन शूद्र व्यक्ति सिर्फ सेवा कर सकता था और मजदूरी कर सकता था। तो ये जो हम असमानता देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी वर्ण व्यवस्था से परिलक्षित है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। प्रारंभिक दौर में जो वर्ण व्यवस्था जहां योग्यता के अनुसार थी आगे चलकर जन्म के आधार पर हो गई, जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं। आगे चलकर शक्तिशाली तबके द्वारा दूसरे तबके का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक शोषण करते हुए उन्हें हाशिए पर धकेल दिया, जिससे कि वर्ण व्यवस्था में बहुत जो सोच के शुरू की गई थी वो नहीं हो पाया बल्कि इससे अलग ही हो गया। हालांकि इसको लोग तर्क संगत भी कहते हैं कि भाई ये तो जन्म के आधार पर नहीं योग्यता के आधार पर है। हम उस विवादों में नहीं पड़ेंगे, हम चलते सीधे आगे अपने विषय पर। अब हमारा अगला टॉपिक है अक्षत्रिय राजा। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने वर्ण व्यवस्था की बात करी, क्या उसके नियम हर समाज के लिए एक जैसे थे? क्या उनका व्यवहार में प्रयोग हो रहा था? सिद्धांत जो थे क्या व्यवहारिकता में भी वैसे ही थे? तो शास्त्रों के अनुसार क्षत्रिय ही राजा हो सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी हुई है। अगर हम बात करें मौर्य वंश के राजाओं के वर्ण के बारे में तो एक विवादित बहस है। बौद्ध ग्रंथ उन्हें ब्राह्मण और ब्राह्मण शास्त्र उन्हें निम्न कुल का मानते थे। अगर हम शुंग वंश की बात करें तो ब्राह्मण वर्ण से थे वो। सातवाहन शासकों में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी ने स्वयं को ब्राह्मण और क्षत्रियों का दर्प का हनन करने वाला कहा गया है। लेकिन इससे हम ये नहीं सोच सकते कि जो हर कोई वर्ण बदल सकता था। जो शक्तिशाली था, जिसके पास पैसा था, वो वर्ण बदल सकता था, चाहे वो किसी भी वर्ण से संबंधित हो। अब हम चलते अपने अगले टॉपिक पर, जाति और सामाजिक गतिशीलता की जाति व्यवस्था किस प्रकार से जन्म लेती है। हमने बात करी 4 वर्णों की। अब साथियों सोचिए कि एक उच्च वर्ण की महिला और निम्न वर्ण का पुरुष आपस में शादी कर ले तो ब्राह्मणीय व्यवस्था के अनुसार क्या वैध होगा? चलो ठीक है, मान लेते वैध है, लेकिन वो अपने जो उच्च पुरुष का जो परिवार है क्या उस पुरुष को स्वीकार करेगा? उस युगल को, विवाह को स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। समाज में उसे वो बोलेगा तुम हमारी जाति से बहिष्कृत कर दिए जाते हो या हमारे वर्ण से बहिष्कृत कर दिए जाते हो। और जो ये अलग अलग गुट बन रहे थे विवाह के नियमों के खिलाफ, या फिर कोई समाज में कोई किसी ने बुरे कर्म कर दिए, हो सकता है लड़ाई झगड़ा कर दिए, उनसे अपनी जाति बहिष्कृत कर देते थे। तो आप नॉर्मली अपने गांव में, शहर में देख सकते हैं कि जाति निकाला कैसे दिया जाता है। तत्कालिक समाज में अत्यधिक जटिलताएं मौजूद थी। ये जटिलताएं समाज के वर्गीकरण के लिए शास्त्रों में प्रयुक्त एक शब्द जाति से भी स्पष्ट होती है कि वर्ण व्यवस्था तो थी, जाति व्यवस्था भी थी। अब जाति व्यवस्था का उत्पन्न कैसे हो, मैंने एक उदाहरण आपको दिया कि जब वर्ण व्यवस्था के नियमों की खिलाफत होती है तो कहीं ना कहीं उन्हें जाति या वर्ण निकाला दे दिया जाता है। कई सारे वर्ग ऐसे थे जो अन्य प्रकार के काम करते थे, चमड़े का काम करते थे, हो सकता है कि वो शवों को उठाने का काम कर रहे हो, या जो मरे पशु हैं उनको ठिकाने लगाने का, गाड़ने का काम कर रहे हो। क्या उनको वर्ण व्यवस्था में जगह दी जाएगी? नहीं दी जाएगी। उन्हें बोले आप अलग हो, अलग रहिए। मैं नहीं कह रहा, हमारे ग्रंथ कह रहे हैं, जो गलत है
ब्राह्मणी पद्धति में जाति व्यवस्था भी जन्म के आधार पर थी। आपने अगर एक बार जिस जाति में जन्म ले लिया उसी जाति में आप मरेंगे। ब्राह्मणी परंपरा के अनुसार जहां वर्ण मात्र 4 थे वहीं जातियों की संख्या कोई निश्चित नहीं थी। ब्राह्मणी व्यवस्था में जहां कहीं नए समाज ने से सामना हुआ उन्होंने उस समाज को 4 वर्ण व्यवस्था से अलग जाति व्यवस्था में समाहित कर दिया। अगर वो किसी जंगल में किसी व्यक्ति से समाज से मिल रहे थे, बोले आप हमारे वर्ण में नहीं हो, आप दूसरी जाति में हो, कोई भी जाति का नाम दे दिया। तो एक उदाहरण यहां पे दिया गया 4 वर्णों के परे एकीकरण, कि जो जंगलों में लोग निवास कर रहे थे, जंगल के आदिवासी जो लोग थे जो जंगलों में निवास कर रहे थे, उनको नहीं पड़ी थी किसी भी धर्म की, किसी भी जाति, किसी वर्ण की, किसी भी प्रकार की परंपरा की, वो अपने जीवन में खुश थे। लेकिन ब्राह्मणों ने उनको बोला कि आप असभ्य हो, विचित्र हो, बर्बर हो, आप मानो ना मानो, लेकिन आपको लोग मानने लगेंगे आप इस समाज से ताल्लुकात रखते हो। अगर मैं बोलूं कि मैं ब्राह्मणीय व्यवस्था को या जाति व्यवस्था को नहीं मानता, लेकिन दूसरे क्या बोलेंगे, अरे ये तो अछूत है, अरे ये तो दलित है, ऐसा बोलेंगे तो मैं मानू ना मानू लेकिन दूसरे मेरे को मान रहे हैं। तो ये एक हमें सोच में परिवर्तन करना पड़ेगा साथियों। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, हमारी पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पर्सन लिख देना भर नहीं है। हमारी पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य हमें एक बेहतर नागरिक बनाने का भी है। तो आपसे निवेदन है कि जो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था की जो भेदभाव हमारे साथ किए जा रहे हैं, आपस में जो किए जा रहे हैं, उनसे छुटकारा समाज को दिया जाए। खैर, हम बात कर रहे थे तो जिस प्रकार एक जंगल में जो रहते हैं निवासी, उनकी हम बात करते, ऐसा ही एक जीवन यापन करने वाले वर्ग थे निषाद वर्ग से, जिसमें से एकलव्य भी जुड़ा जाता है। एकलव्य को आप अच्छे से जानते हैं, जिसमें द्रोणाचार्य जी ने अंगूठा मांग लिया था। विस्तृत घटना के लिए गूगल करें। तो अब हम चलते अपने अगले टॉपिक पर, एक वर्ण के परे अधीनता और संघर्ष। ब्राह्मण लोग कुछ समुदाय को 4 वर्ण व्यवस्था से अलग मानते थे, जिसे वह अस्पर्श मतलब जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, अछूत किया जाता था। ब्राह्मणों का मानना था कि कुछ कर्म जो पूजा पाठ से जुड़े हैं वो पवित्र हैं, अतः जो इन कार्यों को करते हैं, पूजा पाठ को जो करते हैं वो पवित्र हुए, और अपने को पवित्र मानने वाले लोग अछूतों से भोजन स्वीकार नहीं करते, उनको छू नहीं सकते और कुछ नहीं कर सकते। जो 4 वर्ण व्यवस्था से परे हैं वो अछूत हैं, और उनसे हम, वर्ण व्यवस्था में तो भेदभाव था ही था, वर्ण व्यवस्था के बाहर और तगड़ा भेदभाव था, वो थी जातीय व्यवस्था। इस पहलू में कुछ लोगों को दूषित माना जाता था, जैसे शवों का अंतिम संस्कार करने वाले, मृत पशुओं को छूने वालों को चांडाल कहा जाता था, चांडाल वर्ग। मनुष्य मृत्यु में चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है कि उनसे क्या अपेक्षित था। इन्हें गांव के बाहर रहना होता था और फेंके हुए बर्तन इस्तेमाल करने होते थे, नए बर्तन नहीं खरीद सकते थे, गांव के बाहर रहते थे। क्यों रहते थे गांव के बाहर? क्योंकि गांव के अंदर रहेंगे तो ये लोग इनसे देखेंगे, इनको देखेंगे, इनको छुएंगे तो अपवित्र हो जाएंगे। मरे हुए लोगों के वस्त्र और लोहे के आभूषण पहनने होते थे। रात्रि में गांव और शहर में चल फिर नहीं सकते थे, क्योंकि लोग अछूत हो जाएंगे, देख लेंगे तो। अस्पृश्यों को, जो अछूत होते थे, अछूत माने जाते थे, को सड़क पर चलते हुए बर्तन या करताल बजाते हुए अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी, सिर्फ इसलिए कि अन्य लोग उनके देखने के दोष से बच जाएं, कि उनको देखना भी अपवित्र माना जाता था। ये वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था बहुत ही बुरे प्रभाव हमारे समाज पे पड़े हैं। इस पे जो हमारी आज सामाजिक प्रगति हमारी रुकी पड़ी है, इस व्यवस्था के कारण रुकी पड़ी है। खैर, अभी हम चलते अपने अगले टॉपिक पर, जन्म के परे संसाधन और प्रतिष्ठा। संसाधन और प्रतिष्ठा पर विचार करें तो देखेंगे कि दास, भूमिहीन, मजदूर, शिकारी, मछुआरे, पशुपालक, किसान, ग्राम मुखिया, शिल्पकार, वणिक और राजा सभी उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक अभिनायक के रूप में उभरे। कि हमारे समाज में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लोग, अलग अलग वर्ग के लोग उभर रहे थे, 4 वर्णों के अलावा। हालांकि जो मैंने बात बताया, दास, भूमिहीन, ये वर्णों के अंतर्गत आते थे। उनके समाज, जब जो भी हमने वर्ग की बात करी, उनके सामाजिक स्थान इस बात पर निर्भर करते कि वो आर्थिक रूप से पैसों के मामले में कितने सक्षम है।
पावर उनके पास कितनी है। तो जन्म के परे संसाधन और प्रतिष्ठा किसे मिलती थी? जो अधिक धनी था। संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार, हमने पितृवंशिक व्यवस्था में हमने पढ़ लिया था, जान लिया था कि जो संपत्ति पर अधिकार होता है पुत्र का होता है। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा कर दिया जाना चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र जो बड़ा पुत्र है उसको एक विशेष भाग देना पड़ेगा। स्त्रियां इस पैतृक संसाधन में हिस्सा नहीं मांग सकती थी। जो विवाह के समय जो कन्या दान दिया जाता था वही संपत्ति स्त्री की संपत्ति होती थी। उसमें भी अपेक्षा की जाती थी कि आप वो संपत्ति अपने पति को दे दें, अपने पति की इजाजत के बिना कुछ ना करें। तो ये था हमारा एक टॉपिक। अब हम चलते अपने अगले टॉपिक, वर्ण और संपत्ति के अधिकार। कि ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का लैंगिक आधार के अतिरिक्त दूसरा जो अधिकार था वर्ण, कि वर्ण के आधार पर भी संपत्ति आवंटित बांटी जाती थी। कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से। शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका ऐसी सेवा थी जिसमें हमेशा उनकी इच्छा शामिल नहीं थी, वो ऊपर के 3 वर्णों की सेवा ही करेंगे, जबकि 3 उच्च वर्णों के पुरुष विभिन्न जीविकाओं की संभावना थी। वो अलग अलग कार्य कर सकते थे, अलग अलग व्यापार कर सकते थे। यदि हम इन सभी विधानों को वास्तव में क्रियान्वयन करें तो ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे अधिक धनी व्यक्ति थे। अब जो हमारा अगला टॉपिक है या फिर हमारा अंतिम टॉपिक भी है वो है साहित्य स्रोतों का इस्तेमाल, इतिहास और महाभारत की। जो साहित्यिक स्रोतों का जो इस्तेमाल इतिहासकार करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं? इतिहासकार किसी भी ग्रंथ का इस्तेमाल करते समय अनेक पहलुओं पर चर्चा करते हैं। उदाहरण के लिए ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है, क्या वो स्थानीय बोली में या स्थानीय भाषा में लिखा गया जो ज्यादातर लोगों के बीच में पॉपुलर थी, जैसे पाली, प्राकृत अथवा तमिल, या फिर विशिष्ट जनों की भाषा में लिखा गया है जो पुरोहित और खास वर्ग के प्रयोग में लाई जाती थी। ग्रंथों के प्रकार पर भी ध्यान दिया जाता था। क्या ये ग्रंथ मंत्र थे जो उच्च वर्ण के लोग पढ़ सकते थे, या ये कोई कथा थी जो सभी पढ़ और सुन सकते थे? इतिहासकार ग्रंथों के रचना काल और रचना की भूमि का भी अध्ययन करते हैं। तो ये था हमारा जो सतर्कता इतिहासकार अपनाते हैं। एक जो हमारी टॉपिक है, अगला अंतिम टॉपिक है सदृश्यता की खोज। सदृश्यता की खोज, उसमें हम देखते हैं कि जो महाभारत जो घटना का जो वर्णन किया गया है, हस्तिनापुर क्षेत्र में जो महाभारत हुई थी, क्या ये कहानियों में, ये कथाओं में भी है, या फिर उस जमीन की जब अगर हम उस समय विशेष की खुदाई करते हैं तो वहां पर भी हमें जो महाभारत की कथाओं में बड़े बड़े नगर हमें दिखाए गए हैं, महल दिखाए गए हैं, युद्ध के स्थल दिखाए गए, क्या वहां पर मौजूद थे? महाभारत के सत्यापन के लिए कि वह हकीकत में हुई थी या नहीं थी, 1951-52 में पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने मेरठ जिले उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर नामक में उत्खनन करा। बीबी लाल जी को यहाँ आबादी के 5 स्तर मिले, 5 लेवल मिले जो अलग अलग कालखंड से संबंधित थे। अब उसमें जो हमारे लिए जो महाभारत के लिए महत्वपूर्ण था वो था दूसरा और तीसरा लेवल। चौथा और पांचवा नया लेवल था और उससे पुराना पहला लेवल था वो ज्यादा पुराना था। दूसरा और तीसरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। दूसरे लेवल में जो हमें उम्मीद थी कि महाभारत के टाइम के महल वगैरह कुछ अवशेष मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं मिला। वहां पर मिट्टी की दीवारें, कच्ची ईंटों से मिले आवास मिले थे। तीसरे स्तर पर घर कच्ची और कुछ पक्की ईंटों के बने हुए थे, महल वगैरह के अवशेष हमें वहां पे नहीं मिलते, जो हस्तिनापुर की हम बात करते हैं महाभारत में। अब बात आती है महाभारत की कथा में जिस नगर का वर्णन मिलता है, क्या वह नगर का चित्रण महाकाव्य के कथानक में 600 ईसा पूर्व के बाद जोड़ा गया? कि हो सकता है कि भाई कथा तो ठीक है हुई होगी महाभारत, लेकिन छोटे लेवल पे होगी। क्या हो सकता है कि ग्रामीण लेवल पे हुई हो सकता है कि एक छोटे से राजा महाराजा के रूप में हुई हो। जो नगरों का जो वर्णन है वो 600 ईसा पूर्व के बाद के नगरों को उसमें जोड़ दिया हो इतिहासकार ने,
ऐसा हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि कवियों की कल्पना मात्र उड़ान थी। तो ये था हमारे सदृश्यता की खोज। तो ये आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। फिर भी कुछ डाउट हैं या कुछ सुझाव हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जाइए और कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे और उत्तर देने का हर संभव प्रयास करेंगे। बाकी अपने साथियों के साथ, स्कूल के दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।